नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, जो हम लोग 36 सीरीज देख रहे हैं एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु, खास करके सीजीएल मेंस को ध्यान में रखते हुए चलाया गया था। तो आज हम उस सीरीज की 7वीं वीडियो देखेंगे। इससे पहले हमने 6 वीडियो कर लिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। देखिए, सीजीएल मेंस को ध्यान में रखते हुए सीरीज को स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब होता है कि उसके नीचे जितने भी एग्जाम होगी सभी पर एप्लीकेबल है। इतना तो आप भी समझते हैं। तो अर्थात अगर आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम देना है तो आपके लिए ये सीरीज बेनिफिशियल है। ये सीरीज की कंटेंट अगर आप बाय करते हैं तो बाइलिंगुअल होगा। हमारी ई बुक भी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में अलग मिलेगा, हिंदी में अलग मिलेगा। और S30 जो चलाया गया था एसएससी के लिए वो भी समाप्त कर लिया गया अभी हाल में ही, वो भी बाइलिंगुअल है। तो आपको जिस हिसाब से फायदा होता है, मतलब जिसमें आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, आप ले सकते हैं, है ना। हिंदी चाहे इंग्लिश में, चाहे दोनों में, ठीक है, आप लोग ले सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि एसएससी के एग्जाम के लिए हमारा 2 ही रामबाण चलेगा कम से कम 1-1.5 साल तक। एक तो हमारी ई बुक और एक हमारा जो है S30। ये दोनों के बदौलत ही एसएससी की सभी एग्जाम हवा में उड़ेंगे। कम से कम 80% से अधिक, इससे नीचे तो कभी बात ही नहीं होगा। अगर बच्चे ने पूरा ई बुक भी खाली पढ़ लिया तो 80% आराम से करके आएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसकी भनक कहीं ना कहीं आपके कान तक भी गई होगी, ठीक है। तो आप लोग जो हमारी कंटेंट है वो बाय कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय करना है। एसएससी के अलावा, है ना, हमारा रेलवे की सीरीज चल रही है 30 सीरीज, जिसमें 16 क्लास हो गई है। ये भी ले सकते हैं एनटीपीसी आरपीएफ के लिए। इसके अलावा बिहार एसएससी की एग्जाम सुन रहे हैं कि अब होने वाला है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इनकी भी सीरीज चल रही है। कोई भी कंटेंट चाहिए अपने हिसाब से इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी आप बाय कर सकते हैं। देखिए, ई बुक पे हमने 25% का डिस्काउंट लगा दिया है, तो डिस्काउंट मांग ले अगर कोई भी बच्चा खरीदे तो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं और जो भी कथन होता है ये भी आपका क्वेश्चन आंसर होता है। तो ऐसा सिर्फ आंसर तक नहीं पहुंचना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। पहला प्रश्न है PMKMY मतलब प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, है ना, के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो आपका रॉन्ग कथन है वो आपको सेलेक्ट करना है, वही आपका आंसर होगा। किसके संदर्भ में बता रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं, पहली बात तो ये। तो भैया कथन पहला है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत सबसे अधिक पंजीकरण बिहार और झारखंड में कराए गए, है ना। इसके अलावा कथन नंबर 2 है, लाभार्थी का न्यूनतम उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर इसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आपका कम से कम एज 18 वर्ष होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उम्र के आधार पे एक राशि फिक्स होती है और राशि की जो दायरा है वो 55 से 200 रुपया मासिक है, क्या है ना। इसके अलावा तीसरा कथन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे व सीमांत किसानों हेतु शुरू किया गया था, ठीक है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ऐसा आंसर है। ये जो 3 स्टेटमेंट है ये तीनों के तीनों सही स्टेटमेंट है। मतलब प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत सबसे अधिक पंजीकरण बिहार और झारखंड में कराए गए हैं। लाभार्थी की न्यूनतम एज फैक्टर जो है 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 40 वर्ष से कम होना चाहिए, यानी 18-40 के बीच में होना चाहिए। जो आपका अंशदान होता है ये 55 रुपया से स्टार्ट होकर के 200 रुपये तक हो सकती है। आपके एज के हिसाब से, आपके एज जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा आपके ये अंशदान की रकम बढ़ेगी, ठीक है भाई। तो 55 से 200 के बीच ये भी सही है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे व सीमांत किसान हेतु है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उनको जो है इस प्रकार की लाभ मिलती है। तो अर्थात ये तीनों के तीनों कथन सही है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सीमांत व लघु किसानों के कल्याण हेतु कब स्टार्ट किया गया था? तो 2019 में स्टार्ट किया गया था। तो ईस्वी अगर पूछता है तो 2019। किसके लिए? तो छोटे किसान के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें एज फैक्टर कितना है? 18 से 40 वर्ष है। अंशदान की राशि कितनी है? 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये पर मंथ हो सकती है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। दूसरे जो लाइन में हमें बताया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट में कि भाई ये जो है आपका पीएम किसान योजना की जो लाभार्थी है 18 से 40 वर्ष में तो आप एंट्री मारते हैं कि भाई आप पंजीयन करा सकते हैं। लेकिन जो इनका लाभ मिलेगा अर्थात आपको जो पेंशन की राशि मिलेगी जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी ना, तब पेंशन की राशि मिलेगी। कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम होते हैं LIC वगैरह के भी कि अभी आप 10 किस्त भरो, लेकिन आपका जो 15 साल के बाद जो है आपका जो है परिपक्व होकर राशि मिलेगी। तो वैसे ही इस योजना में भी है कि भाई आप 18 से 40 के बीच में हो तो आप तो रजिस्ट्रेशन करा लिए और अंशदान भी देना स्टार्ट कर दिए।
करती है। तो ऐसा नहीं है कि 40 वर्ष हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, जी नहीं। आपकी उम्र जब 60 वर्ष हो जाती है, 60 वर्ष को टच करती है, तो आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तब जो है आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। इसमें न्यूनतम पेंशन की राशि कितनी रखी गई है, ये क्वेश्चन आपके जो है MTS 2023 भी पूछा, CHSL 2024 भी पूछा, ये वाला पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम पेंशन राशि 3000 रुपये मासिक रखी है, और ई बुक में मैंने ये चीज का मेंशन पहले ही कर दिया है। ठीक है, तो ये 3000 रुपये मासिक रखी गई है पेंशन। सबसे बड़ी क्वेश्चन आने वाले समय में CGL के लेवल से कि PM किसान मानधन योजना में जो पेंशन का प्रबंधक है वो किस कंपनी को बनाया गया है, तो आप क्या कहोगे, LIC को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, LIC को बनाया गया। अर्थात PM किसान मानधन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जो पेंशन का रख रखाव है वो किसके जिम्मे है, तो आप कहोगे LIC के जिम्मे है। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एक अलग ही योजना है ये। अभी हमने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में समझा जाना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक अलग योजना है। इसकी भी शुरुआत 2019 में हुई थी, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, ये सभी प्रकार के किसानों पे लागू होती है। जैसे अभी आपने पहले देखा कि भाई PM किसान मानधन योजना जो था, ये सिर्फ छोटे व सीमांत किसानों पे लागू होती थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन या जोत है। ठीक है, लेकिन जो PM किसान सम्मान निधि योजना है, ये सभी प्रकार के किसानों पे लागू होती है। बातों को ध्यान से समझेंगे। इस योजना के तहत किसान को सालाना 6000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा मदद स्वरूप दी जाती है। अब ये जो राशि है, ये किसान के जो आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट है उनमें डायरेक्ट ट्रांसफर करी जाती है, और ये 4 मंथ के अंतराल पे 3 किस्तों में दी जाती है, 3 लॉट में दी जाती है। तो अर्थात 4×3=12 महीने में 3 बार आती है पैसा, तो अर्थात 2-2 हजार रुपये की एक किस्त दी जाती है, यानी 2000 रुपये की राशि 3 बार साल में दी जाती है किसान सम्मान निधि योजना के तहत। फसल बीमा योजना, यह भी किसान से संबंधित योजना है। यह 2016 में आई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था, जो फसलों पे जोखिम आ जाता है, चाहे प्राकृतिक चाहे इधर वाला, तो उस जोखिम को कम करना या फिर उसकी भरपाई करना, इसके लिए फसल बीमा योजना 2016 में लाई गई थी। तो ये तीनों किसानी वाला योजना था, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये रहा भैया ई बुक पे डिस्काउंट की लोगो है, और ये ई बुक का पहला कवर पेज है। चलते हैं आगे। अगला है, देखिए SCO अभी बहुत चर्चा का विषय है। S जयशंकर साहब पाकिस्तान गए थे, और 9 साल में कोई पहली बार विदेश मंत्री जो पाकिस्तान का दौरा किए थे इंडिया के लिए, तो ये बहुत चर्च की विषय रहेगी। तो यहाँ पे SCO के बारे में हमको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, SCO संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको पता होगा कि मैं 100 क्वेश्चन में से 99 क्वेश्चन खुद ही सेट करता हूं, तो ये सब क्वेश्चन मैंने खुद ही सेट करा है। ठीक है, तो ये जो SCO है, SCO के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया है। इसकी शुरुआती गठन पूर्व सोवियत संघ के 4 देश तथा चीन के साथ किया गया था। एकदम सत्य बात है। 1996 में क्या हुआ कि सोवियत संघ का जो विघटन होता है ये 1991 में हुआ था, और सोवियत संघ जो विघटित होकर कितने स्वतंत्र देश को जन्म देते हैं, 15। तो उसमें से 4 गो देश जो है, 4 गो सोवियत संघ है, 1 गो चाइना। ठीक है, ये दोनों मतलब ये पांचों मिलकर 1996 में संघाई 5 के नाम से एक संगठन को जो है फॉन्ड करता है। यही आगे चल के संघाई सहयोग संगठन बन जाता है। समझ में आया? तो पहला कथन एकदम सही है ना। दूसरा कथन है 2001 में संघ का आधुनिक नाम SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन पड़ा। ये भी कथन अपने आप में राइट हो रहा है। इसका नाम 2001 में दिया गया, सही बात है। 30 जून 2024 के अनुसार संघाई सहयोग संगठन में कुल 10 सदस्य देश हैं। यह कथन नहीं जमा। ऑप्शन नंबर 3 जो है अर्थात कथन नंबर 3 जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया है, और जो रॉन्ग है वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ऊपर के 2 कथन सही है। ठीक है, अब देखिए 30 जून 2024 तक संघाई सहयोग संगठन में कुल 9 सदस्य देश थे, और अभी जब आपका जो जुलाई में हुआ था अस्ताना के अंदर बैठक संघाई सहयोग संगठन का, इस साल भी 2 मेजर इवेंट हुए हैं। एक तो आपका अस्ताना के अंदर हुआ है, और अभी ये पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है।
ठीक है। तो जो अस्ताना के अंदर हुआ था ना, वहां पे 10वां सदस्य बेलारूस को जगह दिया गया था। इसीलिए वो तो जुलाई में हुआ था, लेकिन स्टेटमेंट में आपको 30 जून तक पूछ रहा था, तो 9वें को सदस्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर था। और कैसे आंसर था, इस लाइन से आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई जून तक 9 सदस्य थे, जुलाई में 10वां सदस्य बेलारूस बना। ठीक है, अब हम इस चीज को शुरू से लेके अब तक की जानकारी इकट्ठा करते हैं एससीओ के बारे में, ताकि कुछ भी पूछे तो आपको मुड़ के नहीं देखना है, बता देना मैं टुडे एग्जाम से पढ़ के आया हूं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि जो संघाई सहयोग संगठन है, जैसा कि स्टेटमेंट नंबर 1 में भी दिया गया था कि 1996 में, है ना, सोवियत संघ से अलग हुए 4 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, है ना, और आपका जो है चीन और रूस, क्योंकि रूस जो आज बड़ा सा देश है वो भी सोवियत संघ का ही पार्ट था, जो सबसे बड़ा पार्ट है, और दुनिया में आज क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री भी है ये, है ना। तो ये जो है आपका, ये चार देश आपका सोवियत संघ का और एक चाइना, ये पांचों के साथ मिलके जो है संघाई 5 के नाम से इस संघ की स्थापना किया गया था 96 में। 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हो जाते हैं तो आपका इसका नाम बन जाता है संघाई सहयोग संगठन, जो स्टेटमेंट नंबर 2 में था। भारत तथा पाकिस्तान 2017 में एससीओ का सदस्य बना था। तो सबसे वीवीआई पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि भारत जो है एससीओ में सदस्यता कब ग्रहण किए थे, तो 2017 में। ठीक है, जुलाई 2024 में एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक जो है ये अस्ताना में संपन्न हुआ था, जहां पे 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस को जगह दिया गया था। एक्चुअली बेलारूस भी जो है आपका सोवियत संघ गणराज्य का ही एक पार्ट है। एक्चुअली है क्या कि वर्तमान में 10 सदस्य देश है इसके, किसके, एससीओ के। कितने सदस्य देश हो गए हैं, तो 10 में से 6 है आपका सोवियत संघ का देश, और 4 गो जो है, जैसे इंडिया हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और एक आपका चाइना हो गया। ये 4 गो छोड़ के 6 गो जो है सोवियत संघ के ही देश हैं, और 4 गो इधर का है, तो 10 गो हो गया। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। तो बेलारूस को कहाँ जगह मिला, अस्ताना के बैठक 2024 में। संघाई सहयोग संगठन ने बनारस को अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एससीओ के पर्यटक मंत्री की बैठक 2023 के मार्च में, माफ कीजिएगा, ये बनारस में ही संपन्न कराए गए थे। तो ये भी आपके लिए वीवीआई पॉइंट रहेगा, क्योंकि इंडिया में हुआ है, वो भी बनारस में हुआ है, जहां मोदी जी आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है, रूसी और मंदारिन अर्थात चाइनीज। रूसी और चाइनीज जो है ये आपके एससीओ के आधिकारिक भाषा हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इंडिया के लिहाज से 2-3 बातें जो निकल के आई कि ऐड कब हुआ, 2017 में, और 2023 के एससीओ के जो पर्यटक मंत्री है उनकी बैठक कहाँ पे हुई, तो बनारस में हुई। एससीओ की आधिकारिक भाषा बता दिए, रूसी और मंदारिन है ना, मंदारिन अर्थात चाइनीज है। आप लोग बताइएगा कि यूएनओ के, है ना, आधिकारिक भाषा क्या है। मैंने बताया था आधिकारिक भाषा और कार्यकारी भाषा ये दोनों में फर्क होते हैं। तो यूएनए की आधिकारिक भाषा कितने हैं, खाली बस यही बता देना, ज़्यादा लिखा हाथ को क्यों तकलीफ दोगे। ठीक है, इनके अलावा अक्टूबर 2024 में एससीओ की सबमिट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई, जहां भारत के तरफ से एस जयशंकर साहब जो है भाग लिए थे। ध्यान रखेंगे। एससीओ के वर्तमान सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान। याद रखने की तरीका, अगर इनसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य है या नहीं है, छांटना है, तो कैसे याद रखोगे, तो 4 को याद रख लेना है, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना। बाद बाकी जितने भी आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, है ना, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, यानी सोवियत संघ के जो भी पार्ट हैं 15 में से वही है 6, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेड़ पौधे के संवहनी उत्तक जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम उनके संदर्भ में सही है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पेड़ पौधे के संदर्भ में जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ऐसा पूछ रहा है। जाइलम का निर्माण 4 प्रकार के सेल से मिलकर होती है, एकदम सही है। ये आपका ग्रुप डी 2022 में भी पूछा है, एनटीपीसी 2021 में भी पूछा है, फिर मेंस में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है।
और सीपीओ में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो है आपका जाइलम का निर्माण 4 प्रकार के सेल से होते हैं, है ना। जाइलम क्या करता है, पेड़ पौधों में जो है रसारोहण करते हैं, यानी जल का चढ़ाव करता है, जल का चढ़ाव करता है या जल सप्लाई करता है। तो जल का सप्लाई पेड़ पौधों में किस से किस दिशा में होंगे, मान लीजिए ये पेड़ है हमारा एक, है ना, तो जल का सप्लाई कैसे होगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और फूड का सप्लाई ऊपर से नीचे की तरफ होता है। क्यों, फूड ऊपर में बनता है क्या, जी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की घटना जो है पौधे के हरे भाग अर्थात पत्ती इत्यादि से संपन्न होती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब ध्यान रख लेना। तो जाइलम का निर्माण जो है ये 4 प्रकार की, है ना, 4 प्रकार की कोशिकाओं से होती है। एक सेकेंड, तो समझ गए बच्चे, जाइलम जो है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। जाइलम का क्या काम है, जल सप्लाई करना। जल कैसे सप्लाई होती है, नीचे से ऊपर की तरफ, और फूड ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहला कथन आपका सही हो गया, है ना, पहला कथन जो है आपका सही हो गया। अब हम दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। दूसरा कथन आपका क्या कह रहा है, तो दूसरा कथन आपका कह रहा है जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जो मैंने अभी मौखिक रूप से बोला है वही चीज वहां पे लिखित रूप से लिखा है, अर्थात ये भी कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर क्यों इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, भाई बीच के चीज को नहीं समझाऊंगा दिक्कत हो जाओगे। ठीक है भैया, बीच के चीज को समझाना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा तबीयत भी खराब है। जाइलम का निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, वेसेल्स होते हैं, ट्रैकाइड्स होते हैं, जाइलम परनैकिया होता है, जाइलम फाइबर होता है। ये 4 प्रकार के जो सेल हैं इससे निर्माण होता है भैया जाइलम का। ठीक है भैया, फ्लोएम एक उत्तक होता है जो फूड सप्लाई का काम करता है। फ से फूड, फ से फ्लोएम पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह नलिका के समान संरचना युक्त होती है। किसकी बात हो रही है, फ्लोएम की बात हो रही है। इसका निर्माण सभी प्रकार के कोशिकाओं से होती है। जैसे अभी आपने देखा कि जाइलम के अंदर एक बॉन्ड है कि ये 4 प्रकार के कोशिकाओं से होती है, लेकिन फ्लोएम के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है। ये सभी प्रकार के कोशिकाओं से इसका निर्माण हो जाती है, वो भी जीवित कोशिका से इसकी निर्माण होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फ्लोएम से एक गुड क्वेश्चन निकल कर आती है जो आपके बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है, और रेलवे के ड्राइवर में भी पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फ्लोएम में जो है, फ्लोएम के निर्माण में एक भाग लेते हैं सैब ट्यूब। ये भी एक प्रकार का सेल है। तो ये सैब ट्यूब में केंद्रक नहीं पाई जाती है। ठीक है भैया, ये केंद्रक जो है नहीं पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। जैसे आप मनुष्य में पाए जाने वाली जो आरबीसी है, लाल रक्त कण है, इसमें भी आपका केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। उसी प्रकार से फ्लोएम के निर्माण में आपका भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है सैब ट्यूब नामक सेल, है ना। तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाई जाती है। तो ये दोनों बात एक जगह ध्यान रख लेंगे कि केंद्रक नहीं पाई जाती है, एक आरबीसी में और एक आपका सैब ट्यूब में। ये कहां पे काम आती है, फ्लोएम के निर्माण में काम आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, तो भाई पूर्ण रूप से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको पहचानना है। पहला कथन है स्टेटमेंट फर्स्ट, वर्ष 2023 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान नहीं खाली निकोबार है। ठीक है भाई, मैं भी चकरा गया यार। 2023 तक निकोबार द्वीप समूह में कुल 32 द्वीप की पहचान की गई है। ये एकदम सही है। पहले जो है ना 22, माफ कीजिएगा, पहले 19 की पहचान की गई थी 2020 तक। ठीक है, लेकिन 2023 के आंकड़ों के अनुसार अब जो निकोबार में है, देखिए निकोबार दक्षिणी पार्ट है, अंडमान आपका उत्तरी पार्ट है, और इस बीच में 10 डिग्री चैनल से जो है ये दोनों को अलग किया जाता है। ठीक है, और ये इंडिया के लिहाज से यहाँ पे ये वाली पोर्शन में है। ठीक है भैया, तो आपका जो है 22 गो द्वीप है आपके निकोबार पे। तो ये एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2023 में पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार के कुल 22 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र के विजेता के नाम पे रखा गया। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्या है भाई, ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत है। ये क्यों गलत है मैं बताऊं, एक सेकेंड, एक बच्चे को खाली ई बुक दे देता हूं, रुकिए। देखिए जो दूसरा कथन है ये इसलिए गलत है क्योंकि आप जानते हैं कि अब तक इंडिया में परमवीर चक्र जो है 21 आदमी को ही दिया गया है। तो 22 इनके विजेता के नाम पे नाम कैसे रखा जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
फिर कोई बच्चा अभी तुरंत दिमाग लगाएगा कि सर आपने ऊपर में बताया है कि निकोबार द्वीप समूह में 22 गो द्वीप है, तो हो सकता है। नहीं भाई, ये निकोबार द्वीप की बात कर रहा है और नीचे वाला स्टेटमेंट जो बात कर रहा है ये अंडमान निकोबार की बात कर रहा है, यानी ओवरऑल बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा है, 572 के करीब है। ठीक है, तो वो तो बहुत है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि परमवीर चक्र के नाम पे जो 21 विजेता है, तो 21 द्वीप का ही नाम रखा गया है पराक्रम दिवस 2023, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी 2023 को। ठीक है मेरे भाई, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है बैरन द्वीप तथा काराकोंडम द्वीप, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो ये एकदम सही है। बैरन द्वीप भी और काराकोंडम द्वीप भी, है ना, ये तो आपका जो है अंडमान में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्यों होगा बता दिया। इसके अलावा वर्ष 2023 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन कब होती है? 23 जनवरी को। कौन सा दिवस मनाते हो सर? पराक्रम दिवस मनाते हो। और आपसे पूछे कि भाई पराक्रम दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो आप कह देना 2021 में मनाया गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन और पूछता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त पुरस्कार है ना, तो ये आपका 2021 में ही इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया था। तो ये दोनों बात 2021 से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार के कुल 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र के विजेता के नाम पे रखा गया है। अब सवाल परमवीर चक्र से भी पूछे जाते हैं। देखिए, भारत में जो पहला परमवीर चक्र है ये मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। परमवीर चक्र क्या है? सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध कौशल दिखाने के लिए दी जाती है। ठीक है, परमवीर चक्र का डिजाइन जो है ये सावित्रीबाई खानोलकर के द्वारा किया गया था। ये बाद में भारतीय नागरिकता अपना ली थी, लेकिन ये पूर्णतः भारत की महिला नहीं थी, ये विदेशी नागरिक थी। ठीक है भाई, इन्हीं के द्वारा जो है परमवीर चक्र का डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अंडमान एंड निकोबार में कुल छोटे बड़े द्वीपों को मिला के 572 द्वीप है। वैसे गिनती करेंगे तो 900 के करीब है और कई गिने नहीं गए हैं, लेकिन जो अपना मान्य है, जिसे मान्यता मिल गई है, जो एग्जामिनर आपसे संतुष्ट होगा बताओगे, तो 572 है ना। अंडमान एंड निकोबार में कुल 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें कुछ पर ही जीवन है, सब पे जीवन नहीं है, नहीं तो ये भी उत्तर प्रदेश के जैसा हो जाता है ना। छोटे मतलब कम पे जीवन है, सब जगह जीवन नहीं है। अंडमान एंड निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, और अधिकार क्षेत्र में जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, ये मैंने आपको बता दिया है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो यूटी का देख रेख है वो किसी राज्य के अंतर्गत आ गया, ये भी बताया था कल या परसों, याद कीजिए। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार के पूर्व में कौन सा हिंद महासागर स्थित है? चूंकि क्या है ना कि बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर, ये सभी के सभी हिंद महासागर के ही बेटे पोते हैं। ठीक है, तो जैसा आपसे पूछे वैसा आंसर देना है। ठीक है, ये रहा अंडमान निकोबार, मान लीजिए ये रहा दोनों, ये आपका निकोबार है, ये अंडमान है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हिंद महासागर। इधर वाला पार्ट क्या है? बंगाल की खाड़ी। एक्चुअली ये बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है हमारा अंडमान निकोबार में बोली जाने वाली भाषा और जाति से भी क्वेश्चन आती है। अंडमान निकोबार में जो भाषा बोली जाती है बंगाली बोली जाती है। करेन भाषा ये आपसे पूछा जाता है, करेन भाषा, करेन भाषा। उसी प्रकार से लक्षद्वीप में आपसे पूछा जाता है महे भाषा, है ना। लक्षद्वीप जो आपका एक और द्वीप है जो हिंद महासागर आपका अरब सागर में स्थित है, तो यहाँ पे महे भाषा बोली जाती है, जो आपका अलग टाइप का सुनने में लगेगा। और यहाँ पे करेन भाषा बोली जाती है अंडमान निकोबार में, तो करेन भाषा जरूर याद रखना। इसके अलावा कुरुख भाषा, ये कुरुख भाषा झारखंड इत्यादि में भी बोले जाते हैं, अंडमान में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। बाद बाकी साउथ के 3 भाषा भी यहाँ बोली जाती है, मलयालम, तमिल और तेलुगु का भी झलक देखने को मिलती है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा नारकोंडम, है ना, तथा वैरन द्वीप अंडमान निकोबार की ज्वालामुखी द्वीप है ना। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो नारकोंडम को काट देना, वैरन हो जाता है। वैरन द्वीप जो है ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया का भी और, है ना, अंडमान निकोबार का भी। भारत की सबसे पूर्वी ज्वालामुखी द्वीप नारकुंडम हो जाएगा। नारकुंडम जो है ये सबसे पूर्व में स्थित है, यहाँ पर ही स्थित है। और बैरन जो है थोड़ा सा इसके हटके, थोड़ा सा पश्चिम में, है ना, ये भी पूर्व साइड में ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लाइन में खींचू तो ये कट के इधर पूर्व में आ जाएगा। तो जो आपका नारकुंडम है ये आपका पूर्व में स्थित है, सबसे पूर्व में। और जो आपका बैरन द्वीप है ये भी अंडमान निकोबार के रिलेशन में पूर्व में भी है, लेकिन सबसे पूर्व में नहीं है। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा था। इनके अलावा
लैंडफॉल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट वाला जो आइलैंड कहेगा अगर अंडमान निकोबार का, तो इसका नाम है लैंडफॉल, है ना, जमीन गिर रहा है वहाँ पे। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दुनिया में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, इंडिया में, है ना, धरातल पे सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर है। और दुनिया में दूसरा सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन ये भी भारत के ही है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, ठीक है। तो पूर्ण रूप से कंचनजंगा, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार के अपने आप में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कहाँ पे गया? इधर गया। अंडमान द्वीप समूह में जो रॉस द्वीप है ना, इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। तो इसे कैसे याद रखेंगे? रोस द्वीप, बोस द्वीप, है ना, रोस द्वीप, बोस द्वीप, ऐसे याद रख लेंगे। इनके अलावा हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक, है ना, इसका नाम स्वराज द्वीप है ना। देखिए हेलोवीन का त्योहार आने वाली है, इसके डेट पूछा जाता है। हेलोवीन, हेवलॉक से याद आ गया, मिलता जुलता शब्द जैसे लग रहा है। हेलोवीन का त्योहार 31 अक्टूबर को यूरोपियन कंट्री में मनाई जाती है, आने वाली है, कल है कि परसों है वो, 31 अक्टूबर, है ना। इसके अलावा नील नदी शहीद द्वीप का, नील द्वीप जो है इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। तो ये 3 गो द्वीप का नाम और बदला गया था। फिर 2023 में 21 गो द्वीप का नाम और बदला गया। इनके अलावा 8 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करता है, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है ना। और 9 डिग्री चैनल मिनी क्वाई द्वीप, एक सेकेंड यहाँ गलत है भैया, है ना, ये गलत है, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, रुको। हाँ सही कर दिया हूँ। देखिए ये जो 8 डिग्री चैनल है, मैंने याद रखने की तरीका बताए हैं कि 8 डिग्री चैनल में दोनों प्रथम अक्षर ही समान होता है, अर्थात म मिनी क्वाई से मालदीव दोनों पहला अक्षर समान है, तो सबसे छोटा 8 डिग्री के साथ जाएंगे, है ना। दूसरा है दोनों अलग अलग प्रथम अक्षरी रहेगा 9 डिग्री चैनल में। 9 डिग्री चैनल में मिनी क्वाई और लक्षद्वीप को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल में छोटा से बड़ा को अलग करते हैं। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होती है, यानी छोटकू से बड़क्यू, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों आप आराम से याद कर सकते हैं बिना कोई कंफ्यूजन। 8 डिग्री वाले में दोनों पहला अक्षर समान होता है, इतना भी याद रख लिए तो आपका हो जाएगा। क्योंकि 10 डिग्री चैनल सबसे बड़ा है 8, 9, 10 में, तो छोटा से बड़े को अलग करता है। वर्तमान में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल DK जोशी साहब हैं, देवेंद्र कुमार जोशी साहब हैं, तो इन्हें ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इनके अलावा ये रहा अंडमान निकोबार का आपका जो है क्या है भाई, इमेज है ना। देखिए ये रहा, अभी मैंने जो बताया था बैरन द्वीप, नारकुंडम द्वीप, ये सब जो बताए थे ना, सब चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो बैरन द्वीप है यहाँ पे है, इसके तुलना में नारकुंडम द्वीप और भी थोड़ा पुबारी साइड है, तो इसीलिए सबसे पूर्वी वहाँ पे मैंने बताया था। इसके अलावा जो आपका लिटिल अंडमान है ना, जो कार निकोबार को पार्ट करता है, तो ये वाली जो पोर्शन है ना, यहीं पे आपके 10 डिग्री चैनल होंगे, ठीक है। लिटिल अंडमान से कार निकोबार को अलग या जोड़ने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। तो ये हो गया। ये सब अंडमान निकोबार में जो 3 गो द्वीप नेताजी के नाम पे थे, ये जो रॉस द्वीप का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था, तो ये लिखा हुआ है। इनके अलावा नील द्वीप का शहीद द्वीप किया गया था, ये लिखा गया है। और हेवलॉक का स्वराज किया गया था, ये लिखा गया है। इसके अलावा, है ना, चलते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा यहाँ था ओरिजिनल वाला फोटो जी, ये देखिए, है ना, ये जो 10 डिग्री चैनल वाला बात होगा ना, ये इस पोर्शन में होगा, है ना, इस पोर्शन में होगा, है ना। और आपको जो ये बोला गया है कि भाई भारत की सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट यहीं पर है, ये है। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कहते हैं, तो आपका हो जाता है ना, क्या हो जाता है, कन्याकुमारी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कहेगा तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक के संदर्भ में भारतीय महिला पुरुष खिलाड़ियों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जो आपका पैरा ओलंपिक हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा रहा इस साल का इंडिया के लिहाज से, तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला कथन है हमारा कि पैरा ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला अवनी लखेरा है ना, यही गलत हो गया।
पैरा ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत पदक जीतने वाली जो महिला थी वो दीपा मलिक थी। कौन थी भैया? दीपा मलिक, दीपा मलिक, है ना। और ऐसे जो मुख्य ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन मुख्य ओलंपिक, वहां पे पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो है ये कर्णो मल्लेश्वरी थी। ठीक है, तो ये दोनों जरूर ध्यान रखना। पैरा में पहली महिला है दीपा मलिक और मेन वाला ओलंपिक में प्रथम महिला है कर्णो मल्लेश्वरी। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो गलत है वही आंसर है। दूसरा कथन पे विचार करते हैं, सत्य होगा, क्योंकि आप पता है कि जो कथन है वो भी एक क्वेश्चन आंसर है ना। पैरा ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले मुरलीकांत पेटकर तैराक हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इनके ऊपर चंदू चैंपियन नामक एक पिक्चर बन गया है, तो ये और भी ज्यादा चर्चा का विषय हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। प्रथम जो व्यक्तिगत गोल्ड जीते थे पैरा ओलंपिक के अंदर वो मुरलीकांत पेटकर साहब थे, है ना। और ये जो मेन वाला ओलंपिक में प्रथम गोल्ड जीते गए थे व्यक्तिगत रूप से वो अभिनव बिंद्रा साहब थे। तो दोनों को अलग अलग ध्यान रखेंगे। और मेन वाला ओलंपिक में जो प्रथम गोल्ड आया था ये 1928 में आया था और अभिनव बिंद्रा साहब 2008 में व्यक्तिगत रूप से जीते थे। कई बच्चा समझ भी नहीं रहे होंगे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मतलब कोई ऐसा खेल जो आपके बल पे जीता गया हो। जैसे हॉकी का खेल व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो शूटिंग है उसमें तो सिंगल आदमी मतलब करते हैं, खेलते हैं। तो अभिनव बिंद्रा साहब शूटिंग में जीते थे 2008 में और हॉकी के अंदर 1928 में ही गोल्ड जीता गया था भारत के लिए, भारत के द्वारा ओलंपिक में, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक में पेटकर साहब प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, सही बात है जी। तीसरा है पैरा ओलंपिक 2024 जो पेरिस में संपन्न हुआ है, भारत के लिए सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी सही है, सुमित अंतिल साहब को जो है यहाँ पे स्वर्ण पदक मिला है। तो 3 में से 2 नीचे का कथन सही था और पहला कथन जो है प्रथम महिला अवनी लखेरा ना होके दीपा मलिक होगी, इसीलिए कथन 1 नंबर गलत है और यही आपका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब होती है? 1894 में होती है। VVI करके रखेंगे, बहुत बार पूछती है। और अपनी BCCI और IOC और SAI इन तीनों को भी ध्यान रखेंगे। BCCI 1928 में होती है ना। IOC आपका 1927 में होती है और SAI आपका 1984 में होती है। ये भी तीनों खेल भावना से जुड़ी हुई है, जिनकी इसमें पूछा जाता है इंडिया के लिहाज। इनके अलावा पैरा ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला दीपिका मलिक थी, जैसा कि मैंने दीपा मलिक, माफ कीजिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। ये रियो पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट खेल के अंदर रजत पदक प्राप्त की थी, ठीक है। इनके अलावा पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहली बार गोल्ड जीतने वाली महिला अवनी लखेरा है। अगर पैरा ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट महिला कहेगा तब अवनी लखेरा होगा, न कि पहली महिला। पहली महिला रजत पदक जीत के तो दीपा मलिक बन गई, लेकिन अगर गोल्ड कहेगा कि भाई व्यक्तिगत रूप से कौन पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला है भारत के लिए, तो अवनी लखेरा है। और अवनी लखेरा जो है ये इस बार भी जीत गई है। तो ये लगातार 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली महिला भी बन गई है। तो ये 2 रिकॉर्ड इनके नाम हो गए। एक तो पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड जीतने वाली व्यक्तिगत रूप से महिला अवनी लखेरा, और लगातार 2 ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीतने वाली पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी महिला में, तो ये भी अवनी लखेरा ही हो गई। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 लगातार पदक जीतने वाली महिला आपका PV सिंधु है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के लिए पैरा ओलंपिक में पहला पदक 1972 में मुरलीकांत पेटकर के द्वारा जीता गया था। यह तैराकी से संबंधित थे। इन्होंने 2018 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मुरलीकांत पेटकर की कहानी पर आधारित फिल्म चंदू चैंपियन, इसमें जो है कार्तिक आर्यन जो है हीरो का किरदार निभाया है। तो ये भी पूछा जा सकता है। मैंने एक एग्जाम ऐसा भी दिया है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन मंगल फिल्म में हीरोइन कौन है, CGL का एग्जाम था तो कभी कभी ये कार्तिक आर्यन को भी पूछा जा सकता है। इनके अलावा पेरिस 2024 ओलंपिक का आदर्श वाक्य था अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो पेरिस वाला ओलंपिक हुआ था मेन वाला, उसका जो आदर्श वाक्य था अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा कोटेशन भी है। आने वाले समय में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो लिखवाता है ना एग्जाम से पहले, ये भी हो सकता है। अधिकारी गीत हेलो वर्ल्ड था। अधिकारी गीत जो ओलंपिक के है हेलो वर्ल्ड है। भारत को कुल कितने पदक मिले? 6 पदक मिले। 1 रजत जो मैक्सिमम है और इसके अलावा 5 गो कांस्य पदक। रजत जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा मिला था और पाकिस्तान के जो नदीम है उनको गोल्ड मिल गया था भाला फेंक में। इंडिया का रैंक 71वीं रही थी। इस बार जो इंडिया का रैंक है ना 71वीं रही थी। ये VVI कर लेंगे, रैंक पूछा जाता है, उसमें भी बहुत सारा लॉस हुआ है, क्योंकि पहले आप जानते थे कि पिछले बार में जो हमारा रैंक था टोक्यो ओलंपिक में 48वां था और 48 से 71 पे पहुंच जाना 4 साल मेहनत के बावजूद, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में कमी है। तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक पदक जो मिला है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला है।
टोक्यो ओलंपिक में हमें कितने पदक प्राप्त हुए थे? 7, 1 2 4 पदक प्राप्त हुए थे। 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज पदक प्राप्त हुए थे और 48वां रैंक रहा था। यहाँ पे हमें 5 कांस्य और 1 रजत के साथ 71वां रैंक मिला है 2024 में। पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल ने टोटल 29 पदक प्राप्त किया है, जो अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है पैरा ओलंपिक में भारत का। 7 गोल्ड जीते गए हैं, 9 रजत और 13 ब्रॉन्ज मेडल। 18वां स्थान हासिल किए हैं VVI करेंगे। पैरा में जो अपना स्थान है, रैंक है 18वां है और मेन वाला में 71वां है 2024 वाला, ठीक है। टोक्यो पैरा में जो पिछला पैरा हुआ था 2020 वाला 21 में, है ना, वहां पे 19 पदक जीता गया था। तो यहाँ से काफी सुधार देखने को मिल रहा है। 19 और 29 बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई पदक के लिहाज से, ठीक है। और वहां पे 24वां रैंक रहा था और इस बार 18वां रैंक रहा है, ठीक है। अब सबकी ईस्वी देख लेते हैं कि कौन सा खेल कब स्टार्ट हुआ था। नहीं, ये नहीं मैं लिखा हूँ, किसी एक क्वेश्चन में लिखा हूँ, आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए, पैरा ओलंपिक 2024 में 7 जो स्वर्ण पदक मिले हैं, इनके नाम जरूर याद रखें। इसके अलावा कोई भी आपके ऑप्शन में दिखे तो वो गोल्ड नहीं जीता रहेगा, क्योंकि 7 गोल्ड है, 7 का नाम लिख दिया हूँ। अवनी लखेरा राइफल शूटिंग में, नितेश कुमार बैडमिंटन पुरुष एकल में, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, नवदीप सिंह भाला फेंक। आप देखे होंगे इनकी हाइट बहुत कम है और ये काफी पॉपुलर हो गया था एक गाली वाला वीडियो से, है ना। प्रवीण कुमार हाई जंप और हरविंदर सिंह तीरंदाजी। तो ये रहे आपके गोल्ड मेडलिस्ट पैरा ओलंपिक के। इनके अलावा पेनिनसुलर इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहचानना है आपको। प्रायद्वीपीय भारत की नदी का उद्गम पठार या पठारी भाग से होता है। एकदम सही है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय के लिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदी साधारणतः समुद्र में गिरने से पहले लंबी दूरी तय करती है। ये एकदम गलत हो गया। जो प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर इंडिया की नदी है, अब नदी में जाने नहीं है तो लंबा दूरी कैसे तय करेगा? अब जान क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि वहां की जो नदी है वो वर्षा आधारित है ना, यानी वर्षा के मौसम में फले फूले रहते हैं, बाद में सूख जाते हैं। तो ये लंबा दूरी कहाँ से तय कर पाएगा? तो ये स्टेटमेंट गलत है, कथन नंबर 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो कथन है, इसका उपयोग प्रायद्वीपीय भारत में पीने वाले पानी के जल के स्रोत के रूप में भी किया जाता है, बहुत जगह जो है किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पेनिनसुलर इंडिया की अधिकांश नदियां वर्षा के जल पे डिपेंड होते हैं, अर्थात 12 मासी न होकर मौसमी नदी होते हैं कि भाई वर्षा आएगा तब मैं भरूंगा, वर्षा नहीं आएगा तो मैं खाली रहूंगी, है ना। तो ऐसा नदी है, इसीलिए ये लंबी दूरी न तय करते हुए कम लंबी दूरी तय करती है। इनके अलावा पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होती है ना, जो नासिक के समीप है। और जो दूसरा सबसे लंबी नदी है पेनिनसुलर इंडिया का, ये आपका कृष्णा है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और तीसरी सबसे लंबी नदी महानदी है, जो छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास से निकलती है, ठीक है। तो ये 3 जो है पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर से लंबाई के हिसाब से नदी है, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी अरब सागर में गिरने वाली है। अब ध्यान देंगे, ऊपर के जो तीनों नदी आपने देखा वो तीनों के तीनों बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की भी हो और अरब सागर में भी गिरती हो, ऐसा नदी नर्मदा है। इसकी उद्गम अमरकंटक की चोटी से होती है और इसकी उल्टी दिशा में बहना स्टार्ट होता है, यानी पूर्व से पश्चिम, ठीक है। जनरली नदियां जो है पश्चिम से पूर्व बहती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। जनरली नदियां डेल्टा का निर्माण करता है, लेकिन नर्मदा नहीं करता, ताप्ती भी नहीं करता। डेल्टा का जगह पे ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। पेनिनसुलर इंडिया की नदी की सतह कैसी होती है? एकदम सपाट नहीं, उथली होती है। कैसी होती है? उथली होती है। इसकी दिशा लगभग सीधी होती है। ये ज्यादा जो है टेढ़े मेढ़े चाल से नहीं चलती, लगभग सीधा दिशा रहता है और यू आकार के घाटी का निर्माण करता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि टिब्बा, लोयस, ये सब जो है किसके कारण होते हैं? तो हवा के कारण होते हैं। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि डेल्टा, ज्वार नदमुख, ये सब किसकी विशेषता है? तो नदियां की विशेषता है ना, प्लाया, है ना, ये सब। तो भैया यहाँ पे जो है आपका यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, ये भी नदी के द्वारा भी होता है। तो जो पेनिनसुलर इंडिया की नदी है, ये यू आकार की घाटी को बनाती है या फॉलो करती है। और जो हिमालयी नदी है ना, पहले अभी हम पेनिनसुलर इंडिया की नदी पढ़ रहे हैं, तो उसी को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम हिमालयी नदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया की नदी में कितना कुछ आपने सोचा कि भाई 12 मासी नहीं है, सीजनल है, वर्षा के जल पे डिपेंड है, ज्यादा दूरी नहीं तय करती है, शॉर्ट दूरी की नदी होती है। अधिकांश नदी कहाँ से निकलती है? पठार या पठारी क्षेत्र से निकलती है, जिसमें पश्चिमी घाट प्रमुख है ना। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
हिमालय नदी बारहमासी नदी होती है जी, क्योंकि इसके स्रोत जो है हमेशा अवेलेबल रहता है, बारहमासी नदी होता है। इसको वर्षा का जल तो मिलता ही मिलता है, खुद में भी भरा रहता है, ठीक है। ये बारहमासी जल नदी है। इसके अलावा यह जहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया की नदी यू आकार फॉर्म कर रहा था, ये भी आकार को फॉर्म करता है। यह नदियाँ जो है अधिकांश इसके नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके जो नदी है, वैसे तो हिमालय तंत्र से 19 मेजर नदी निकलती है ना, लेकिन इंडिया के लिहाज से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज ये सब मेजर नदी है जो हिमालय से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। पहला है ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। एकदम सही है, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस है, जिसमें दो शहर पेरिस और लंदन की जिक्र करी गई है। इन कस्टडी नामक उपन्यास में अनीता देसाई ने दिल्ली शहर का जिक्र किया है। ये भी एकदम सही बात है भी। इन कस्टडी एक पुस्तक का नाम है जो अनीता देसाई, जो किरण देसाई की माता है, उनके द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में दिल्ली में दो आदमी के कैरेक्टर को मतलब दर्शाया गया है, तो ये बात भी आपका सही है। मालगुडी डेज R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से तीनों के तीनों कथन आपका सही होते हुए नजर आ रहा है। कथन पे विशेष ध्यान देंगे भैया, है ना। सिर्फ आंसर तक पहुंचना मकसद नहीं है, समझना मकसद है ना। ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। इस पुस्तक में दो बड़े शहर का जिक्र किया गया है, लंदन और पेरिस का। इनके अलावा अनीता देसाई की प्रमुख पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे, है ना, इन कस्टडी एंड फीस्टिंग फास्टिंग आपसे ज्यादा पूछा जाता है, फास्टिंग फीस्टिंग, है ना। ये तीनों के तीनों पुस्तक ही जो है ना मैन बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट तो हुआ था, लेकिन प्राइज ना मिला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये पुस्तक काफ़ी फेमस है। इनके लिए 2006 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। और किरण देसाई अनीता देसाई की ही जो है संतान है। अरविंद एडिगा को 2008 में उनके प्रथम उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस प्रकार से बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की लेखिका में ये पहली लेखिका कौन है भैया, अरुंधति राय। तो ये एक VVI पॉइंट नोट करेंगे कि पहली भारतीय मूल की महिला जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त की, तो ये आपका अरुंधति राय है। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय मूल के नागरिक ये कौन है भैया, VS नायपाल। VS नायपाल साहब जो है सबसे पहले 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए भारत के तरफ से बुकर जीते थे। और भारत के तरफ से नोबेल सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर साहब 1913 में जीते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। रायमन मैग्सेसे विनोबा भावे जीते थे भारत के लिए। इनके अलावा भारतीय संविधान के मूल प्रति में चित्रकारी किस महान चित्रकार के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का पेज पलटेंगे तो बहुत सारे चित्रकारी किए गए हैं। तो ये चित्रकारी जो है किस चित्रकार के द्वारा किया गया है, तो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान सभा का गठन, अब हम संविधान सभा से चलते हैं, है ना। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आते हैं। इसके 3 प्रमुख सदस्य होते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होते हैं, स्टोपर्ट क्रिप्स होता है और AB एलेक्जेंडर होता है। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन हेतु 389 सदस्यों का निर्धारण किया था, लेकिन जब संविधान लिखा गया तो फाइनल 299 सदस्य ही पार्टिसिपेट किए। तो ये दो एक अलग क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों का जो है चयन किया गया था, तो 389 किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। लेकिन जब संविधान लिखा गया तो उसमें कितने सदस्य ने भाग लिए, तो 299। ये ध्यान रखेंगे, संविधान लिखने वाले जो सदस्य थे उसमें टोटल 299 ही थे। वैसे नॉमिनेट किया गया था 389 को। इसमें बहुत सारे बात हो जाते हैं, है ना। इनके अलावा अगर आपसे कहे कि इसमें महिला कितनी थी, तो 15 महिला थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे 1885 के अंदर। भारतीय संविधान के इंग्लिश पांडुलिपि जो लिखे हैं ये प्रेम बिहारी रायजादा साहब लिखे हैं। और हिंदी पांडुलिपि जो लिखे हैं बसंत कृष्णा वैद्य के द्वारा लिखा गया है। संविधान के लिए मसौदा समिति का गठन, देखिए बातों को ध्यान से सुनिएगा। मसौदा समिति का गठन, एक तो मसौदा समिति आपका कब आता है जी, आजादी के बाद आता है, 1947 के बाद आता है। एक मसौदा समिति परतंत्र भारत में भी इसकी ढांचा तैयार की गई थी पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान का मसौदा 1928 में किसने तैयार किया था, तो भीमराव अंबेडकर नहीं टिक कर देना है, मोतीलाल नेहरू टिक करना है, ठीक है भाई। ये 1+8 सदस्य था, 8 गो अन्य सदस्य और 1 मोतीलाल नेहरू, 9 सदस्यीय टीम ने जो है मसौदा का गठन किए थे 1928 में। फिर आजादी के बाद मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में किए गए, जिनमें 6+1
+1 है, यानी टोटल 7 सदस्य थे इस संघ में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो उस बैठक में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उनको जो है सर्वसम्मति से, है ना, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में सेलेक्ट करा गया। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है, जो प्रकृति में कैसे है, अंततः लचीला अंशतः कठोर है ना। अपने संविधान में हर चीज की काट है और हर चीज के लिए दंड है। ठीक है भाई। इनके अलावा जो कई देशों के तथ्यों से प्रेरित है, कई देशों के तथ्यों से प्रेरित है। फिर भी अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा प्रेरणा अपने संविधान में प्रेरणा स्रोत कहां से है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का इफेक्ट सबसे ज्यादा है। वर्ष 2023 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए 2024 की नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है ना, तो भाई आपको 2023 को भूलना नहीं है, आपके एग्जाम में 2023 वाला पूछे जाएंगे। तो 2023 के जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ये दिया गया था आपका, यहाँ पे देखिए सबके सब नोबेल पुरस्कार देख लेंगे 2023 वाला। ठीक है। 2023 में साइकोलॉजी या मेडिसिन कहिए या चिकित्सा कहिए, इसमें आपको मिला था कैटलिन कैरेवो एंड ड्रू विलियमसन। ठीक है, वैसमैन इस प्रकार के नाम है भाई, है ना। इनके अलावा फिजिक्स में मिला था पियरे एगोस्टी, फ्रैंक कोस्जी एंड एन्ने व्हीलर, इस प्रकार से नाम है भाई, फिजिक्स में मिला था। इन केमिस्ट्री में मोंगी BG विवेंडी, ल्यूस ई ब्रूस एंड एलेक्स इकोनॉम, इस प्रकार का इन लोगों का नाम भी होता है ना, एलेक्स इकोनॉम। तो इसमें तो छोटे छोटे नाम पकड़ लेंगे जो भी आपके लिए याद रह सके, है ना। लिटरेचर में सिंगल आदमी है, इसीलिए यह पूछा जाएगा और इसीलिए यह क्वेश्चन का बेस है। ठीक है। जॉन फासे को जो है लिटरेचर यानी साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 2023 के लिए। शांति में भी सिंगल आदमी है, नरगिस मोहम्मदी, ये लेडीज है, ईरान के हैं, इनको भी मिला था, है ना। तो ये दोनों ध्यान रख लेंगे। और इकोनॉमिक्स में भी सिंगल था, तो 2023 से काफी प्रायोरिटी बनती है आपके नोबेल पुरस्कार पूछे जाने की आपके एग्जाम में। एक तो लिटरेचर की बनती है, पीस की भी बनती है और इकोनॉमिक्स में भी बनती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर पूछेगा तो इनमें से सभी ऑप्शन जो रहेगा वो सिलेक्ट कर देना है, 99% केस में सही हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, है ना। तो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लॉडिया गोल्डन, और गोल्डन महंगा होता है और अमेरिका की रहने वाली है, तो भाई इकोनॉमिक्स में अमेरिका को मिली है। ठीक है। पीस में नरगिस मोहम्मदी को मिली है और लिटरेचर में जॉन फासे को मिली है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अब देखिए इसी के साथ जो पहला नोबेल था ना, उसे नहीं भूलना है। पहला नोबेल से भी क्वेश्चन करता है एग्जामिनर। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल विलियम रॉयंटजन को मिला था, जो एक्स किरण के फाउंडर थे। इनके अलावा रसायन विज्ञान में पहला नोबेल जैकबस हेनरिक हॉफ बनट को मिला था। चिकित्सा में एमिल वॉन वेहरिंग जर्मन को मिले थे। साहित्य में सूली प्रमोद को मिले थे और शांति में हेनरी ड्यूनांट जो रेड क्रॉस के संस्थापक भी है, इनको दिया गया था, है ना। इनके अलावा आवर्त सारणी के विकास के चरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब जो पीरियोडिक टेबल है उनके जो विकास है, इनके चरण में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिए। कथन 1, मेंडेलीव के द्वारा 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी कुल 63 तत्व को समावेशित किए गए थे। तो ये एकदम सही है। मेंडेलीव के जो आवर्त सारणी है ना, उसमें 63 वो तत्व था और 1869 में प्रकाशित भी हुआ था, लेकिन जर्मन पत्रिका में 1871 में हुआ था। तो ये अगर जर्मन पत्रिका लगाता है तो फिर अलग आंसर हो जाती है। वैसे 1869 में रिलीज हुआ, इतना आपको पकड़ के चलना है। ठीक है। तो ये आपका 63 सही है जी। आधुनिक वर्तमान आवर्त सारणी में 1913 में जो रिलीज हुआ था, मोस्ले ने दिया है। इस आवर्त सारणी में कुल 7 उपधातु को शामिल किया गया, ये भी सही है ना। यहाँ पे 91 मेटल है, 20 नन मेटल है और 7 आपका उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल मिला के होता है 118, तो ये भी सही है। और 1913 में मोस्ले के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम न्यूलैंडस ने दिया था। भैया त्रिक का नियम जो है, ये न्यूलैंडस तो अष्टक के नियम देते, ऑक्टेव लॉ दिए थे, न्यूलैंडस के द्वारा दिया गया था। तो त्रिक का नियम जो है ये डोबे राइनर के द्वारा दिया गया है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 गलत है और जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम जो है डोबे राइनर ने दिया था, यहाँ पे लिखा है। अगला जो है दोनों कथनों का विश्लेषण है कि भाई मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 63 ज्ञात तत्व थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते थे परमाणु भार, यानी परमाणु भार के अनुसार जो है सजाया गया था। और मोस्ले का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया गया है। ये रहा आपके आवर्त सारणी। इनके अलावा
आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 89 से 103 के जो तत्व हैं इसे हम एक्टियोनाइड कहते हैं, या फिर इसे रेडियो सक्रिय तत्व भी कहते हैं, या फिर इसे कृत्रिम तत्व भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। रेडियो सक्रिय तत्व भी कह लीजिए, एक्टियोनाइड कह लीजिए, या फिर कृत्रिम तत्व भी कह लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तत्व आपका है ना सिंथेटिक मिलेगा। ये कहाँ से 89 से 103 तक, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, एक्टियोनाइड कहते हैं। किसी भी आवर्त सारणी के जो नीचे एक्टियोनाइड और लेंथेनाइड आपका दिया गया रहता है, आप यहां से पकड़ेंगे 89 से पकड़ेंगे तो कुल मिला के 15 गो तत्व होगा एक्टियोनाइड में, और 57 से पकड़ेंगे तो लेंथेनाइड में भी 15 होगा। तो लेंथेनाइड कहे चाहे एक्टियोनाइड कहे तो 15 गो आपका ऑप्शन में रहेगा, ठीक है भाई। अब 15 न रहा तो 14 रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो 14 और 15 दोनों में से एट अ टाइम एक ही ऑप्शन रह सकता है। इसके अलावा जो आपका एसपीडीएफ ब्लॉक है ये तो आप पहचान रहे हैं, जो नीचे वाला दोनों है ये एफ ब्लॉक में आता है, और 13 से लेकर 18 तक जो है ये आपका पी ब्लॉक में है, 3 से 12 ये आपका डी ब्लॉक में है, और 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये बताने का जरिया इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई पी ब्लॉक में जो है ना धातु, उपधातु, अधातु सभी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं पी ब्लॉक के दायरा में, जो आपका 13 से लेकर के 18 तक में है, ठीक है। 18 में क्या है, अक्रिय गैस है, 17 में क्या है, हैलोजन है, और 16 में क्या है, केल्कोजन या ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में गुणधर्म से बात हम यहाँ पे करना जरूरी समझते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर वर्ग में आप ऊपर से नीचे गए, है ना, जो वर्ग है ना, वर्ग मतलब ये जो खड़ा हुआ 18 को था, अगर इसमें अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका क्या होगा, है ना, ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या घटती है, देखिए आयरन ऊर्जा घट जाती है, विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। ये तीनों घट जाएगा अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तथा आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे, ये आवर्त रहा, और ये अगर हम ऐसे चलेंगे बाएं से दाएं, ठीक है, तो क्या क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता, ठीक है। तो ये दोनों ही याद रखने से आपके मतलब 6 बात याद रखने से 12 बात याद हो जाएगा। कैसे, देखिए मैंने कहा कि भाई वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो आयरन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये तीनों घट जाती है। उसी प्रकार से अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो ये तीनों चीज बढ़ने लगेगा सर, ठीक है भाई। तो ये तीनों चीज बढ़ने लगेगा, अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं की बात करने लगे तो ये तीनों चीज बढ़ने लगेगा जो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घट जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो चीज घटती है वही चीज वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे घट रही है यानी परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता, आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु का आकार भी घटता है और विद्युत का जो पॉजिटिविटी होते हैं वो भी घटता है। तो ये दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। कहाँ पे, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा 5 याद रखो, 10 याद हो जाते हैं। निम्नलिखित में से खेल के क्षेत्र में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, शतरंज के खेल में खेल की शुरुआत हमेशा सफेद प्यादा से होती है। यह खेल 64 घर के एक बिसात पर खेला जाता है। एकदम सही है भाई, शतरंज का खेल जो है 64 वर्गाकार खानों वाली घर पे बिसात पे खेली जाती है, जिसमें खेल की शुरुआत हमेशा जो है सफेद कलर की जो गोटी होती है जिसके पास, वही प्लेयर करता है और हमेशा प्यादा से करता है, ठीक है। आइस हॉकी में येलो कार्ड दिखाने का मतलब निलंबन है मिनिमम 5 मिनट के लिए, ये भी सही है। आइस हॉकी जो खेल होता है उसमें 5 मिनट के लिए जो है निष्कासित कर दिए जाते हैं खिलाड़ी को, अगर आपको येलो कार्ड दिखा दिया गया है तो। बैडमिंटन खेल का एक सेट कुल 21 अंकों के लिए खेली जाती है, ये भी सही है जी। तो तीनों के तीनों सही हो गया जी। चौथा, बीच वॉलीबॉल में मैदान की लंबाई 18 मीटर होती है, ये गलत है। देखिए बीच वॉलीबॉल जो जल राशि के नजदीक में खेली जाती है उसमें लंबाई और चौड़ाई 16 और 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 ना होकर 16 आंसर होगा। वैसे जो वॉलीबॉल मैदान होता है उसमें 18 गुने 9 होता है, लेकिन जो बीच वॉलीबॉल होता है उसमें 16 गुने 8 होता है, ठीक है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई का आयाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है, और जो गलत है आंसर है। वॉलीबॉल खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई 18 9 होती है। बीच वॉलीबॉल में भी 6 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई 16 8 हो जाती है, यानी 2:1 में हमेशा रहती है। आइस हॉकी खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को आइस हॉकी खेल में आपका जो है येलो कार्ड दिखा दिया गया है तो उसे कम से कम 5 मिनट के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, इससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को 2 बार अगर आपका येलो कार्ड दिखा दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि एक रेड कार्ड, और रेड कार्ड अगर किसी को मिल गया है तो बाकी
बाकी खेल से वो सदा के लिए बाहर रहेगा, मतलब जब तक खेल होगा ना वो बाहर रहेगा। ऐसा नहीं कि बैन लग जाता है, आगामी श्रृंखला नहीं खेलेंगे, खेलेंगे उस पार्टिकुलर खेल में नहीं खेल पाएंगे बचे हुए खेल तक, ठीक है। फील्ड हॉकी में येलो कार्ड का मतलब सिर्फ चेतावनी होता है, परंतु अगर किसी खिलाड़ी को 2 बार चेतावनी दे दी गई येलो कार्ड के माध्यम से तो एक रेड कार्ड काउंट होता है, और एक रेड कार्ड का मतलब आप निकलिए जी सर बाहर, ठीक है। इनके अलावा बैडमिंटन खेल का एक सेट जो है 21 अंकों के लिए खेली जाती है, और किसी भी बड़ी प्रतियोगिता जो भी बड़े इवेंट होते हैं वो बैडमिंटन के 3 प्रतियोगिता करवाए जाते हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो 3 सेट के लिए 3 सेट खेले जाते हैं। शतरंज के बोर्ड पे 64 को घर बने होते हैं जो साधारण अवस्था में 2 कलर में बटे होते हैं, सफेद और काला। शतरंज के खेल दोनों पक्षों को मिला के 32 गोटी होती है। एक पक्ष में गोटियों की संख्या अब नीचे दिया गया है, ठीक है। ये देखिए गोटी की संख्या जो है, ये मैंने टॉपिक वाइज अपने ही टुडे एग्जाम आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है, वहां से काटा हूं। तो भैया प्यादा जो है सिपाही ये 8 गो रहता है एक पक्ष में, ऊंट बिशप 2 गो रहता है, घोड़ा को नाइट भी कहते हैं 2 गो रहता है, हाथी को रुक कहता है या रोक कहते हैं 2 गो रहता है, रानी एगो राजा एगो। तो इस प्रकार से एक पक्ष में 16 गो गोटी तो 2 पक्ष में 32 गो गोटी और टोटल वो घर 64 गो गोटी, ठीक है, ध्यान रखें। शतरंज की खेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूर्ण जानकारी के लिए टॉपिक वाइज पीडीएफ जरूर देखिए, अगर आपके पास पीडीएफ है तो, पीडीएफ नहीं है तो क्लास देखिए, ठीक है, या फिर जो आपका खेल वाला मैंने पर्टिकुलर पढ़ाया था वो भी आप देख सकते हैं। सातवाहन वंश के कौन सा शासक है ना राजा, राजा या महाराजा की उपाधि धारण की थी? सातवाहन वंश के कौन शासक है जो महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश में जितने भी राजा हैं सबसे महत्वपूर्ण सबसे फेमस यही है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुख है, जिसे कन्नब वंश के सुशर्मा को हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश की राजधानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित प्रतिष्ठान है ना, प्रतिष्ठान। गांव घर में हम लोग जाएंगे ना तो बस स्टैंड में जो होटल रहता है वहां पे लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी प्रतिष्ठान है ना, गुप्ता जी का पुरानी प्रतिष्ठान। तो बड़ा मजा आता है ये सब देख के, है ना। इसके अलावा इस वंश के कुछ प्रमुख शासक हाल के बारे में काफी पूछा जाता है, क्योंकि ये गाथा सप्तशती नामक जो है वो किताब लिखे, ठीक है। तो ये पूछिएगा, ये किताब के राइटर भी हाल हैं जो आपके सातवाहन वंश से हैं। इनके अलावा इन्हीं के दरबार में गुणाढ़ नामक एगो जो है कवि रहते थे। गुणाढ़ जो है ये निवास करते थे आपका हाल के दरबार में, और इन्होंने एक बृहत कथा नामक ग्रंथ लिखा है। देखिए बृहत कथा कोश जो है ये आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, लेकिन खाली बृहत कथा कहेगा ना तो ये जो है गुणाढ़ के द्वारा लिखा गया है। इनके अलावा यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया हूँ कि बृहत कथा कोश के रत्नाकार हरिसेन है जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। सतकर्णी भी सातवाहन वंश के शासक हुए थे, है ना। नाना घाट शिलालेख से जो है इनकी उपलब्धियां की वर्णन मिलती है। किसकी? सतकर्णी की। देखिए सतकर्णी अलग है और गौतमी पुत्र सतकर्णी अलग है भैया, अपने माता के नाम पे। इनके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक है, जिन्होंने शकों से मालवा और काठियावाड़ी को जीत लिया गया था। ये काठियावाड़ी प्रांत आजकल के गुजरात में है ना। तो उस समय जो काठियावाड़ी है और मालवा है ये कौन जीते थे सातवाहन के अंदर? गौतमीपुत्र सतकर्णी। किससे छीने थे? शकों से, ठीक है। नासिक अभिलेख से जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में आपको जो है जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश सातवाहन शासकों के काल में प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। सातवाहन काल में जो है चांदी और तांबे का जो सिक्का चलाया गया उसे कासारपन कहा जाता था, और सातवाहन फेमस हो गए सीसा के सिक्का के लिए, ठीक है। सीसा के जो है सिक्का इन्होंने चलाए थे सातवाहन, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। प्रमुख उपलब्धि में आएंगे तो अजंता और एलोरा की गुफा की जो बनावट है इसमें इनका योगदान है। अगला है भारतीय संविधान विकास के चरण में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन उनके विषय के साथ मेल नहीं खाता है? अब संविधान में जो संशोधन हुआ है उनमें से कौन सा गलत है आपसे पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, है ना, सर्दी है। 91वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के आकार लोकसभा में, है ना, कुल सदस्य के 15% तक सीमित कर दिया है। काफी हद तक ठीक है लेकिन हद ठीक नहीं है। इनके अलावा 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा देते, ये सही है। संविधान सभा का पहला पूर्ण रूपेण संशोधन 1951 में आया था, ये भी सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आर्टिकल 368 के अनुसार किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यानी स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है आपका। ये जो है 91वां संविधान संशोधन, इसके तहत 15% लोकसभा में मंत्रिपरिषद का आकार गठन तो किया गया, लेकिन ये 2002 में नहीं हुआ था, ये 2003 में हुआ था, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, है ना, मतलब सही करके यहाँ पे दिया गया है, मतलब आंसर हो जाएगा आपका, जो गलत है वही आंसर है भाई, है ना। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। इसके तहत जो है लोकसभा में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो कुल सदस्य का 15% अधिक नहीं होगा। इसके अलावा
31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ के 545 कर दिया गया। लेकिन अभी जो लोकसभा आपका चल रहा है ना 18वां, ये आपका 543 सदस्यों पे चल रहा है। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को घटा के 25 से 20 कर दिया गया। जैसे अभी आपका लोकसभा में जो स्ट्रक्चर है 550 का, इसमें जो है 20 को सदस्य यूटी से आता है, बाकी 530 जो है राज्यों से हो सकता है। हालांकि 543 पे ही चल रहा है अभी। 42वां संविधान संशोधन 1976 ये इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था। इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, मैंने अलग से भी पढ़ा रखा है और कई बार पढ़ा रखा है। इसमें मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया, लेकिन यहाँ पे संसद की जो कार्यकाल है इनको भी बढ़ा दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के रूप में रखा गया और वर्तमान में जो संपत्ति के अधिकार है ये आर्टिकल 300 के में रखा गया है। निम्नलिखित में से प्लेग नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? देखिए, जीवाणु वायरस से जो बीमारी होती है उसका पार्टिकुलर नाम भी डिमांड करता है एग्जामिनर। तो ये आपका पस्चुरेला पेस्टिस नामक जो आपका जीवाणु है, इससे प्लेग नामक बीमारी होती है। ठीक है, इनके अलावा हैजा, यह भी एक जीवाणु जनित रोग है, इसे कलरा भी कहते हैं। इस रोग के प्रमुख जो बैक्टीरिया है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। यह साधारण वर्षा के समय या बाढ़ प्रभावित एरिया में जल से होती है। ठीक है, डिफ्थीरिया नामक बीमारी जो है ये कोरीबैक्टीरियम डिफ्थीराई जीवाणु से होती है। इस रोग से बचने के लिए डीटीपी का टीका लगाया जाता है। डीटीपी का टीका एक्चुअली 3 बीमारी, परटूसिस, डिप्टीरिया और आपका जो है टेटनस। ठीक है, टीबी जो है ये मैक्टोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है टीबी। इसके अलावा टेटनस, यह भी एक गंभीर रोग है टेटनस। इसके लिए भी आपका डीटीपी का टीका का इस्तेमाल करते हैं। इसका जीवाणु का नाम है कोलेस्ट्रीडियम टेटनी। जीवाणु से होने वाला अन्य रोग देख लेते हैं। काली खांसी, ये परटूसिस, जैसे कि मैंने बताया परटूसिस याद रखिएगा। सिफिलिस, यह भी एक प्रकार का बीमारी है, ट्रिपनोसेमा पैलिडियम से होता है। निमोनिया, खास करके बच्चे में होता है ये, है ना, निमोनिया, ये निमोनी करके इसका जीवाणु का नाम है, तो इसीलिए मैंने इनका नाम नहीं रखा है क्योंकि नाम मिलता जुलता है। टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी, है ना, तो इससे होता है टाइफाइड, तो ये ध्यान रखेंगे। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉग ने किया था। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो अब तक लाइक कर दिए होंगे, नहीं किए होंगे तो महान है आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में सही नहीं है? कहने का मतलब है अच्छा नहीं लगा होगा तभी तो लाइक आप नहीं किए होंगे ना, अच्छा लगा होगा तो कर दिए होंगे। तो ये जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके कथन के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। पहला है कि इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। जो भी सीमावर्ती क्षेत्र उत्तरी साइड का है ना सभी शामिल होंगे, तो बहुत सही यहाँ पे पहला ऑप्शन है, सही है जी एकदम। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए शुरू किया गया था, ये भी सही है। 22-23 में स्टार्ट करके 25-26 तक के लिए चलाया गया था, सही है जी। कथन 3 है, इसके प्रमुख उद्देश्य में एक गाँव एक उत्पाद की अवधारणा पर अस्थायी पर्यावरण कृषि व्यवसायों का विकास करना, ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होता हुआ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के रिगार्ड में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत जो है 2022-23 में किया गया था। इनके प्रमुख उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है देखते हैं। यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में 2025-26 तक के लिए उत्तर में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ करी गई थी। कुल मिला के रिजुविनेट करना है, पर्यटक को बढ़ावा देना है ताकि वहाँ पे जो जनजीवन पनप रहे हैं उनका विकास हो सके, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी और कई प्रकार से। ठीक है, तो 2022-23 में आया था और 25-26 तक के लिए चलाया गया था। ये उत्तरी सिरा को पकड़ता है, जो भी उत्तरी तटवर्ती राज्य है उनके सबसे लास्ट वाले गांव को जनरली। इनके अलावा इसमें जो शामिल है आपका जो स्टेटमेंट एक में था वही है। इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC रहेगा तो चाइना वाला बात समझ में आएगा और LOC रहेगा तो पाकिस्तान वाला समझिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है LAC पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना भी एक उनका उद्देश्य है। इसके तहत टोटल कितने गांव को शामिल किया जाएगा? तो 2963 गांव को, है भैया। तो ये एक ध्यान रखना है आंकड़ा, SSC CGL हो सकता है ये आंकड़ा ही पूछ ले आपसे, जिसमें 663 को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत की सहायता से जिला प्रशासन पर वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे, ये भी आपका एक कथन इनका उद्देश्य में शामिल है। तो ये है अंतिम प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ले सकते हो और अभी ऑफर का लाभ भी उठा सकते हो और एक सूक्ष्म पेमेंट पे करके अपने सपने को साकार कर सकते हो। और मैंने आपको कहा है कि हर बार की भांति 5-5, 6-6 एग्जाम हो गया महाराज, अब क्या 60 एग्जाम होगा तब परीक्षा हम पास होंगे? 5-6 एग्जाम में भी मैं पास हो गया हूँ तो इतना से भी आप समझ गए होंगे। तो आप लोग ले सकते हैं, पढ़िएगा, है ना। ऐसा है
कि आपकी टाइम और आपकी मनी का चिंता आपसे ज़्यादा मुझे भी है। मैं जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ में 50-100 रुपया भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।